हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में आपको हम क्लास 10th इतिहास के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यदि आपका भी एग्जाम है, आप भी बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बताएं। उत्तर में लिखना है आपको इटली के एकीकरण में मेजनी मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक एवं एक कर्मठ कार्यकर्ता था। उसका जन्म 1805 में सार्डिनिया के जिनोया नगर में हुआ था। 1815 में जब जिनोया को पिडमोंट के अधीन कर दिया गया, तब इसका विरोध करने वाले में मेजनी भी था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में मार्सेई में यंग इटली तथा 1834 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। इसका सदस्य युवाओं को बनाया गया। मेजनी जन संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। उसने जनार्दन, जनता तथा इटली का नारा दिया। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। तो चलिए इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण में काबुर और गैरिबाल्डी के योगदानों का उल्लेख करें। उत्तर में लिखना है इटली का एकीकरण मेजनी, काबुर और गैरिबाल्डी के सतत प्रयासों से हुआ था। इटली के एकीकरण में काबुर का योगदान सबसे पहले लिखना है। तो लिखना है काबुर का मानना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। उसने प्रयास आरंभ कर दिए। विक्टर इमानुएल को प्रधानमंत्री के रूप में उसने इटली की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली की समस्या को यूरोप का प्रश्न बना दिया और 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को भी सार्डिनिया में मिला लिया। आगे चला जाए। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान क्या था? अब इसके बारे में थोड़ा लिखना है आपको। लिखना है उसका मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण नहीं होगा। इसीलिए उसने आक्रामक नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया गया। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुर ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तो चलिए आगे चला जाए और प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है पहले प्रश्न पढ़ा जाए और उसके बाद उत्तर को समझा जाए। प्रश्न जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर में आपको लिखना है शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेल सैप्ट नामक सभा स्थापित की। बाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जालबेरी नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसने राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। 1848 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कर पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी के एकीकरण के लिए अधिकृत किया, लेकिन फ्रेडरिक द्वारा अस्वीकार कर देने से एकीकरण का कार्य रुक गया। फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद विलियम प्रथम पर्सा का राजा बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। इसके लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। अंततः जर्मनी 1871 में
एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र में स्थान पाया। ये आपको लिखना है। आगे चला जाए, चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर में आपको लिखना है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना। वह राष्ट्रवादी था तथा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः उसने 1862 ईस्वी में ऑटो वॉन बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। उसने जर्मन राष्ट्रवादियों के सभी समूह से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपना प्रभाव में लाने का प्रयास किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, वरन प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गए। अंततः जर्मनी 1800 कहने का मतलब है अंत में जर्मनी 1871 ईस्वी में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभरकर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। आगे चला जाए, 5वां नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस यानी कि सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, इसकी क्या उपलब्धियां थी, ये लिखना है आपको। उत्तर में लिखना है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना एवं पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना था। इसके द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। अब कौन कौन से परिवर्तन किए गए, पहला देखना है, फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। दूसरा में लिखना है आपको कि प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। इटली को अनेकों छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। चौथा लिखना है, रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया। पांचवा में लिखना है, ब्रिटेन को अनेक क्षेत्र दिए गए। छठा में जर्मन महासंघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया। आगे देखा जाए तो सातवां में लिखना है, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना की गई। इस प्रकार वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को तिलांजलि दे दी गई। छठा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। कारण, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्य ने राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्र में फ्रांसीसी अधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। प्रभाव, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद का लहर चली, उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व पर पड़े, जो निम्नलिखित थे। अब कौन कौन से प्रभाव पड़े, तो पहला लिखना है आपको, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र। दूसरा में क्या लिखना है आपको कि यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के अधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। आगे लिखना है तीसरा में, राष्ट्रवाद के विकास में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। आगे चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न,
राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में क्या लिखना है आपको? उत्तर में लिखना है 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली गई, व्यापक और दूरगामी प्रभाव न केवल यूरोप पर वरन पूरे विश्व पर पड़ा, जो निम्नलिखित है। तो पहला क्या लिखना है? राष्ट्रीयता की भावना से ही प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम था। दूसरा लिखना है आपको, राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी देखने को मिला। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य को विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। तीसरा में क्या लिखना है? तीसरा में लिखना है आपको, भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। मैसूर की टीपू सुल्तान, पैसूर नहीं होना चाहिए, हम मैसूर होना चाहिए। मैसूर की टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं स्वयं इसका सदस्य भी बना। चौथा में लिखना है आपको, धर्म सुधार आंदोलन के भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। पांचवा में लिखना है, राष्ट्रवाद के विकास में यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों के प्रभाव को कमजोर कर दिया। आगे चलते हैं। छठा में क्या लिखना है आपको? छठा में लिखना है पॉइंट में, राष्ट्रवाद के विकास का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद में बदल गया। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की दुहाई देकर उचित अनुचित सब कार्य करने लगे। और सातवां में क्या लिखना है कि राष्ट्रवाद के उदय ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न पे। 8वां नंबर प्रश्न, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। लिखना है, जुलाई 1830 में चार्ल्स दसम के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्गो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने संवैधानिक सुधारों की घोषणा भी की। 1824 में उसकी मृत्यु के पश्चात फ्रांस का राज सिंहासन चार्ल्स दसम को मिला और वह एक स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। आगे लिखना है कि उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने प्लेगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। आगे लिखना है, इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और 27 से 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में संघर्ष होता रहा। इसे ही जुलाई क्रांति कहते हैं और इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 9वां है। कहता है 1848 की क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। उत्तर में लिखना है, 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। उसका प्रधानमंत्री गिजो प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। जनता में व्याप्त घोर असंतोष को जब उसने दबाने का प्रयास किया, तब क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया। आगे लिखना है कि फिलिप को किसी से भी सहायता नहीं मिली, जिससे विवश होकर वह राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया।
राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला। मजदूरों को काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। उन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। इन कार्यों से श्रमिकों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया, उनका असंतोष बना रहा। गणतंत्रवादियों का नेता लमार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। उसके बाद लिखना है, नवंबर में द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना। लुई नेपोलियन गणतंत्र का राष्ट्रपति बना। 1848 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, जिसका आधार सैनिक शक्ति था। 1852 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया। उसके बाद चलते हैं, लिखना है आपको कि 1848 की क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हालैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवाला साथ बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते हैं, 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर में लिखना है, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। यूनानी सभ्यता का साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र का उपलब्धियां यूनानिया के लिए प्रेरणा स्रोत थे। परंतु इसके बावजूद भी यूनान, जो टाइपिंग मिस्टेक है आप देख पा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाडक नामक संस्था की स्थापना उड़ीसा नामक स्थान पर किया। उसका उद्देश्य शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासक द्वारा यूनान स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि द्वारा तुर्की की नाम मात्र की अधीनता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। आगे चला जाए, इसके बाद लिखना है परिणाम में कि यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासक से मुक्ति पाई। यूनान के स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। यद्यपि गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। 11 नंबर प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्र योजना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? लिखना है, अमेरिकी वियतनाम युद्ध में अमेरिकी अत्याचार की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन में शांति के लिए 5 योजना की घोषणा की जो निम्नलिखित थी। अब कौन कौन सी योजनाएं थी? पहला योजना पढ़ना है, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहे। दूसरा था युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा पॉइंट था कि इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा था युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। तथा पांचवा था कि युद्ध का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। अब इसका प्रभाव क्या था? प्रभाव समझ लीजिए। राष्ट्रपति निक्सन के इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी जिसे भी सोवियत संघ ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। 27 फरवरी को हस्ताक्षर हो गया। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।